नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। उनकी पेशी के खिलाफ कांग्रेस समर्थकों ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेस समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिरासत में लेकर फतेहपुर थाने लाया गया। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचकर सत्याग्रह मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले आज पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे और हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था और मोदी भी हारेगा। गॉडसे के वंशज एक बार फिर गांधी को डराने चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे और न उनके उत्तराधिकारी डरेंगे। अगर इस देश में अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना, हाउस टैक्स देना, बिजली का बिल देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। इससे पहले आज सुबह राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर के लिए निकले तब उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इसके साथ कांग्रेस के हजारों समर्थक राहुल के साथ साथ ईडी दफ्तर की तरफ बढ़े। बाद में ईडी दफ्तर से कुछ दूरी पर सिर्फ राहुल गांधी की गाड़ी को आगे जाने दिया गया और बाकी लोगों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर वहीं रोक लिया। राहुल के साथ गाड़ी में प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं, जो कि बाद में ईडी दफ्तर से बाहर आ गई। उधर राहुल गांधी की पेशी को लेकर सुबह से ही कांग्रेसी नेता भड़के हुए दिखाई दिए और अपने प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मगर सत्यता ये है कि ये विपक्ष की आवाज को कुचलने के जो एक ग्रांड डिजाइन है उसका हिस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी देश के उन नेताओं में से हैं जो भाजपा की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, उनके गलत कामों का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और कोविड की खराब टैकलिंग आदि सब चीज़ों पर जो है भाजपा गवर्नमेंट की नालायकी को देश के सामने रखा है। तो उनको ये लगता है कि हमारी हर बात को जो व्यक्ति बाहर ला रहा है और जनता के सामने हमको एक्सपोज कर रहा है, कैसे उसकी जवान को चुप किया जाए। और देश भर में जो विपक्ष की जवान को चुप करने का उनका ग्रैंड डिजाइन है, ये उसका एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी उसके शीर्ष नेताओं में हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी की आवाज़ कैसे चुप की जाए, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के नेता हैं। जिस कांग्रेस की आवाज़ को अंग्रेज बंद नहीं कर पाए, तो ये तो अंग्रेजों की उस समय मुखबिरी करने वाले लोग थे जो आज सत्ता में हैं। ये गांधी नेहरू परिवार की आवाज़ क्या बंद करेंगे, राहुल गांधी की आवाज़ क्या बंद करेंगे? देखिए, ना तो हम डरेंगे ना झुकेंगे, असत्य को फिर से एक बार पुनः पराजित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी ने आज कई सवाल पूछे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम तो नहीं मिलते आडवाणी जी से, पर वो जाके पूछे कि वो जैन हवाला डायरी में आडवाणी जी का नाम था, उस पे ईडी ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं पूछूंगा उनसे कि हम तो नहीं मिलते, पर आप प्रधानमंत्री जी से मिलते होंगे तो ये बताएं कि देश की सारी कंपनियां अडानी को कैसे बेची जा रही है। हम तो नहीं मिलते हैं, पर वो पूछ के हमें बताएं कि किस तरह देश की जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो सिर्फ सरकार के जो चहेते उद्योगपति हो। क्यों प्रधानमंत्री जी हमारे मेहुल भाई बोलते हैं, उनका मेहुल भाई से क्या रिश्ता है, वो बताएं कि क्यों अमेरिका ने प्रधानमंत्री जी को वीजा नहीं दिया था, वो बताएं पूछ के अमित शाह जी से कि क्यों उनको गुजरात से तड़ीपार किया गया था। इन सवालों का समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए
अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी, जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसियों के कामकाज में अवरोध पैदा करना क्या इनको शोभा देता है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये तो लगता है कहीं दाल ही पूरी काली है। कांग्रेस के इसी शक्ति प्रदर्शन पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी से, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर सिंह जी, आज तो कांग्रेस जमकर सड़कों पर निकल पड़ी, लेकिन जनता के मुद्दों से ज़्यादा इस बार फिर केंद्र बिंदु में गांधी परिवार ही था। कब ऐसा होगा कि जनता के मुद्दों पर कांग्रेस खुलकर सड़कों पर निकलेगी जैसे आज निकली? देखिए त्रिशूल जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हर मुद्दों पे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, नहीं ऐसे नहीं निकलती। आज तो मुख्यमंत्री बहस कर रहे थे, आपके नहीं, भाई हाँ, अशोक गहलोत कह रहे थे अंतरात्मा की आवाज सुनिए पुलिस वालों से। आज जो है वो सारे चैनल्स वाले उसको दिखा रहे हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि नहीं अब देखिए, ये रत्नाकर जी जो दिखा रहे होंगे उनसे कहिए, हमसे तो ना कहिए, हम तो सबको दिखाते हैं। नहीं तो सुनिए तो आप पहले पूरी बात तो मैं क्या उसके पीछे की पूरी पटकथा समझने की कोशिश करिए और मैं जनता को भी ये बताना चाहूंगा कि क्यों ये सारी चीजें हो। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग 2-3 दिन पहले भी हम लोग कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के या गैर कश्मीरियों के पलायन के मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसके बाद किस तरह से वो मुद्दे को खत्म करके एक जो है नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर जो है चर्चा शुरू हो जाती है पूरे देश में। कहीं पे वो सारी चीजों को दिखाने का काम बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से अभी जो है ईडी का नोटिस जो है दिया जाता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को। तो किस तरह से उसके ऊपर जो है सारे मीडिया चैनल उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं देश के जो मूल मुद्दे हैं, मूलभूत जो परेशानियां हैं आज के डेट में, महंगाई की परेशानी हो, बेरोजगारी की परेशानी हो, अर्थव्यवस्था का जो मामला हो पूरे देश में, ये सारे मामले जो है आज दौड़ हो गए हैं। सिर्फ ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ये जानबूझ के उन मुद्दों पे चर्चा या उन मुद्दों को देशवासियों तक नहीं पहुंचने देना चाहती है जो इनकी नाकामियां रही हैं। और राहुल गांधी जी, मैं उन मुद्दों पे आप भी कहाँ सड़कों पे उतर रहे हैं महाराज? अगर बीजेपी नहीं दिखाना चाह रही तो आप भी कहाँ सड़कों पे उतर रहे हैं? आप भी तो गांधी परिवार के लिए उतर रहे सड़कों पर। महंगाई बेरोजगारी के लिए कहाँ उतर रहे हैं आप सड़कों पर, बताइए। राहुल गांधी जी ने हमेशा, आज देखिए देश में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग अगर कोई सबसे ज्यादा कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वह विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस प्रखरता के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया है, तो आज बाकी के सारे देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो सारे नेता आज आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त की बढ़ते चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर जी, मैं आऊंगा आपके पास। अश्विनी शाही जी, ये जो मार्च आज हुआ है विपक्ष के रूप में, जो कांग्रेस है आज खुलकर सड़कों पर उतरी, वजह चाहे कुछ भी रही, लेकिन कांग्रेस ने फिर अपना हौसला दिखाया आज। त्रिशूल जी, हौसला क्यों नहीं दिखाएंगे? हौसला इसलिए दिखाया जा रहा है जो 5 लाख और 50 लाख में 10,000 करोड़ की संपत्ति हाथ से जा रही है। ईडी और कोर्ट जो है पीछे जांच में पड़ा हुआ है, तो उसको
बचाने के लिए इसी बहाने राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग हो रही है, बहुत कुछ चीजें हैं। आज दर्द है, देखिए जब कोई भी होता है ना, जब पीड़ा कहीं पहुंचती है मुख्य बिंदु पर तो बिलबिलाहट होती है। तो आज कांग्रेस बिलबिला कर बाहर निकली कि आज अगर हम गांधी परिवार के इन चीजों को नहीं बचाएंगे, आंदोलन करके ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई ये जो है मामला कुछ है नहीं। अगर नहीं है, आप लोगों को आंदोलन करने की जरूरत क्या थी? कहीं चोरी नहीं थी, कहीं बेईमानी नहीं थी, कहीं धोखाधड़ी नहीं थी। आराम से राहुल जी चले जाते, वहां ईडी के सामने पेश होते, ईडी जो है जो सवाल करती उसका जवाब देते। अब सही और गलत ईडी का फैसला। अरे ये एक माहौल बनाने का जो काम किया गया है, ये माहौल एक पूरे ईडी को दबाव में लाने का काम किया गया कि ईडी को दबाव में लाया जाए। लेकिन सरकारी एजेंसियां इस समय दबाव में आने वाली नहीं है, वो फ्री हैंड है, अपना काम कर रही हैं और न्याय संगत तरीके से जिसने भी अगर कुछ गलत किया है वो बचेगा नहीं, अगर नहीं किया है तो फंसेगा नहीं। ये स्पष्ट नीति है इस समय सारे एजेंसियां जो हैं। बाकी अब ये लोग उसको कुछ भी कहें, कुछ भी नाम दे, इन लोगों को तो बार बार बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था ही नजर आती है। उस पर भी चर्चा ये लोग करें ना कभी। अगर उस पर भी चर्चा करके, अभी आपने कहा क्यों नहीं आप लोग सड़क पर उतरते, उन्होंने कहा अरे वो कश्मीरियों के नाम पर तो हम उतरे थे, बेरोजगारी पर नहीं उतरेंगे। यहाँ बैठ के हर व्यक्ति बेरोजगारी और उसकी बात करेगा। अर्थव्यवस्था अभी पूरे देश ने देखा कि अर्थव्यवस्था जो है विश्व में सबसे ज्यादा तेज गति से भाग रही है हिंदुस्तान की, ये पूरे आप ही लोगों ने सबको दिखाया। लेकिन उसके बाद भी ये एक कांग्रेस पार्टी के लोगों की एक जो है क्या कहेंगे, बेशर्मी के बोल कहेंगे या इनका बड़बोलापन कहेंगे, जो भी कह लीजिए आप, वो हमेशा आगे रहता है। उसमें कहीं भी कोई किंचित मात्र भी कोई संदेह नहीं है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को चोर भी कहा था इन्होंने और जाकर माफी मांग ली थी उसमें। बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्पष्ट रूप से जाए जांच के सामने। आप कह रहे थे ना कि अकेले चले जाते, तो आप तो फिर भी नहीं जीने देते। अकेले जाते तो कहते देखो चोरों की तरह चले गए, दम होता तो लेके जाते 100-200 को। आप जीने नहीं दे रहे ना, आपके चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। बीजेपी कहाँ कुछ करने नहीं दे रही है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। अकेले जाते तो मुसीबत, साथ गए तो मुसीबत। त्रिशूल जी, इनकी रक्षा के लिए कम से कम 100 आदमी की तो सेना ऐसे ही तैयार रहती है। अकेले कहाँ जाते हो वो? अकेले तो सिर्फ वो बैंकॉक जाते हैं एसपीजी को छोड़ के, बाकी नहीं कहीं जाते हैं। इसलिए अकेले वो नहीं जाते। एसपीजी चाहे जो सुरक्षा उनको मिली हुई है वो उस सुरक्षा के घेरे में जाते, तब भी 100-150 लोग रहते हैं उनके साथ। अकेले का मतलब ये होता है। आज ये जो पूरा ड्रामा एक फैलाया गया, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, जो कि जिसमें असफल रहे ये लोग, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है। देखिए जांच की बात है, एक एक करके जो अब ईडी और सीबीआई और जो भी एजेंसियां क्या जांच करेंगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी कंपनी, ये वो राष्ट्रीय दल है राजनीतिक, वो राजनीतिक दल संविधान के हिसाब से किसी को कोई कर्ज नहीं दे सकता है, प्राइवेट पार्टी। इन लोगों ने 90 करोड़ का कर्ज दिया और उसको माफ भी कर दिया। जो कंपनी नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, वो अचानक कांग्रेस की हो गई। नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। सबसे बड़ी बात है कि ये देखने वाले हैं वहां से लेकर अरे लखनऊ से लेकर और मुंबई और जहां जहां आप कह लीजिए, उन संपत्तियों में कुछ भी बेचा जाता तो 90 करोड़ रुपए का कर्जा उसका माफ हो सकता था, कंपनी बचती रहती। लेकिन कांग्रेस ने कर्जा दिया। तो ये घुमा फिराकर जो काम किया गया है वो प्रथम दृष्टया यही साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं 50 लाख और 5 लाख में एक कंपनी को अपने हथियाने की जरूरत है, जिसकी कीमत आज जो है 10,000 करोड़, उनकी संपत्तियों की कीमत 10,000 करोड़। ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, एजेएल कांग्रेस के पास रही, हेराल्ड कांग्रेस के पास रहा और 70 साल देश कांग्रेस के पास रहा। सबूत नहीं मिटाए गए, बीजेपी खोज लाई सबूतों को। कहाँ से खोज लाई? 70 साल में कई बार मौके थे सबूत भी मिटा देते, सरकार रही थी। अब बीजेपी ने पूरी तरह से जिस प्रेशर में लिया है उसका नतीजा है आज कांग्रेस जिस तरह खुलकर सड़कों पर मुखर हुई है। कहीं ना कहीं ये संदेश किस मायने में कहाँ कहाँ जा सकता है, इसी पे आपसे जानूंगा मैं।
बातों का मतलब आप एक साथ नहीं देख सकते मेरे हिसाब से। ये जो मौका आया है, ये मौका जो नेशनल हेराल्ड मैटर चल रहा है, ये कानूनी कार्रवाई, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है, लीगल कार्रवाई है, और वो राजनीति से अलग। ये अलग बात है कि राजनीतिक पार्टियां उन कार्रवाइयों में से राजनीति का मौका निकाल लेती, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसका राजनीतिक माइलेज उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, जो ईडी की कार्रवाई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, या जो कोर्ट की कार्रवाई है, ये सारी की सारी कार्रवाइयां राजनीतिक बयानबाजियों पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है सबूतों पर। अगर सबूत राहुल गांधी जी के खिलाफ है, अगर पैसा राजनीतिक पार्टी के फंड से किसी प्राइवेट कंपनी को गया है, तो वो बैंक के ट्रांसफर से गया होगा, वो बैंक से प्रूफ हो जाएगा। अगर गया है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी कोई भी राजनीतिक पार्टी पब्लिक फंड का पैसा, पब्लिक डोनेशन का पैसा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कॉमर्शियल पर्पज से इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये किया गया है और ये प्रूव हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पीछे कार्रवाई होगी। इसमें देश भावना कह लीजिए, भले ही ये कार्रवाई देश भावना से करी जा रही हो, लेकिन कमी अगर आपके पार्ट पर है तो आप गलत साबित हो जाए। और अगर सबूत आपके खिलाफ नहीं है तो लाभ देश भावना से कार्य किया जा रहा हो, आपको परेशान किया जा सकता है, लेकिन अगर सबूत आपके फेवर में है, आपको गलत साबित नहीं कराते हैं, तो फायदा आपको मिलेगा। और उस समय ये फायदा मिलने के साथ साथ राजनीतिक फायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एविडेंसेस में चूक कर जाते हैं, आप अपनी बातों को सिर्फ बातों तक रखते हैं, उनको सबूतों से सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके खिलाफ भी चीजें जाएंगी। अब आप चाहे इसके लिए सेंट्रल एजेंसी को पपेट कह लीजिए, सरकार के हाथ की कठपुतली कह लीजिए, या जो कह लीजिए, आपके पास उसके बाद चैलेंज करने का मौका। मैं मानता हूँ कि हो सकता है यदि सरकार के हाथ की कठपुतली हो, सरकार की कार्यवाही पे कहने पे काम कर रही हो, सत्ता के देश भावना से कार्यवाहियां हो रही हो, लेकिन जो जुडिशरी है, अल्टीमेटली ये मैटर फिर जुडिशरी में जाएगा, जुडिशरी जाएगा फिर जुडिशरी जाएगा, और जुडिशरी हमेशा सबूतों पर अपना डिसीजन लेती है। चैलेंज करने के लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं आपके पास और बहुत सारे तरीके, लेकिन हर तरीके और हर स्टेज पर एक ही चीज कॉमन होती है, वो होती है साक्ष्य क्या है आपके पास, अपनी बातों को सिद्ध करनी। आप वो नहीं सिद्ध कर पाए तो आपके खिलाफ जानी चाहिए। ठीक है रत्नाकर जी, जैसा प्रदर्शन आज राहुल गांधी की पेशी के समय हुआ है, ऐसे ही जब सोनिया गांधी को पेश होना होगा तब भी यही प्रदर्शन होगा? देखिए, प्रश्न ये है कि प्रदर्शन आज हो रहा है या सोनिया गांधी के जब होंगी तब ये होगा, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आखिर क्यों प्रदर्शन हो रहा है, समझ रहे हैं त्रिशूल जी? आखिर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और अपने विपक्ष के लोग जो इनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें प्रखर रूप से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सरकार की हर गलत नीतियों के खिलाफ इन्होंने आवाज अपनी बुलंद की है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, गलत तरीके से लॉकडाउन हो, इन सारी नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने प्रखर रूप से अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो आपने देखा कि जिस तरह से देशद्रोह कानून का गलत प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक अपने कार्यकाल में किया है, उसी प्रकार आज केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी एक हथियार के रूप में कर रही है और वह सारे विपक्ष के लोगों का मुंह बंद करने का काम कर रही है, आवाज दबाने का काम कर रही है। ये कार्रवाई एक तरफा क्यों? ये कार्रवाई क्यों नहीं उन लोगों के लिए भी हो रही है जो किसी न किसी घोटाले में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासन में मंत्री बने बैठे हैं? आखिर में भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति जाता है वो गंगा में नहा के जाता है और पवित्र हो जाता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहता निकलता है या बाहर जाता है, उसके ऊपर सारी कार्रवाइयां शुरू हो जाती है। मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव था तो वहां पे ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर सीबीआई जांच कराने का काम किसने किया? क्यों वो वहां पे उत्पीड़न करना चाहिए? यहाँ के महाराष्ट्र की जब महाराष्ट्र का चुनाव था उस समय भी ईडी की जांच शरद पवार जैसे दिग्गज नेता के ऊपर करा दी जाती है। तो आखिर में और उन जो जांच होती है या सीबीआई का जो नोटिस आता है उससे हासिल क्या होता है? ये सिर्फ एक हथियार के रूप में फौरी रूप से जो है ये काम करते हैं जिससे कि नेता परेशान हो जाए और वह उन्हीं चीजों में उलझे रहे और इनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जो इनकी नाकामयाबी है पूरे देश में उनके ऊपर न बोले
छोटे नेता जितने भी हैं, छोटे दल के नेता चाहे वो सब चुप हो गए हैं। आज मायावती को देख लीजिए, क्या मायावती जी आज एक भी बात ऐसा बोल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो? बिल्कुल नहीं बोल रही है, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ जितने सारे घोटाले हैं वो सब उजागर हो जाएंगे और उनको जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह की जो बात है, इस तरह की जो राजनीतिक हथकंडा अपना के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसके खिलाफ अगर हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं तो क्या गुनाह किए हैं? हम आगे भी उतरेंगे। सोनिया गांधी का जब भी पूछताछ के लिए आएंगी तो इस तरह के जो गलत आरोपों में फंसाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो हम जरूर उतरेंगे। अरे मैं त्रिशूल जी एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं 9,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया है मुंद्रा पोर्ट पे, उसकी जांच का क्या हुआ जरा बता दीजिए। 23,000 करोड़ का भारत में सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच कहां तक पहुंची है जरा बता दीजिए। आप जो है नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का बचाव करते हैं और उनको भारत से भागने में मदद करते हैं, तो आप जो है अडानी और अंबानी को विश्व के शीर्ष नेताओं में, शीर्ष पूंजीपतियों में उनका स्थान बन जाता है, उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है और भारत के लोग गरीब होते जाते हैं। तो ये कौन सी रणनीति आप देश को लेके चल रहे हैं और देश को किस दिशा में लेके चल रहे हैं और आने वाले समय में देश का क्या हाल होगा? अभी कुछ दिन पहले ही द वायर एजेंसी ने खुलासा किया है कि मैं आपको रोकना चाहूंगा रत्नाकर जी, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि बीजेपी के आप ऊपर जितने भी आरोप लगाते हैं केंद्रीय एजेंसियों के, तो बीजेपी हमेशा ये कहती है कि हमने तो इनसे ही सीखा है केंद्रीय एजेंसियों को हथियार बनाना। ये कल्चर कौन लाया भारतीय राजनीति में एजेंसियों के दुरुपयोग का? नहीं, अपने पाप को दूसरे के मत्थे मढ़ देना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को दूसरे के मत्थे मढ़ने का काम करती है। खुद जो यह देश में आज देखिए देश में किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा का माहौल इनके ही नेता के बयान से पूरे देश में बनता है और ये बदनाम करते हैं राहुल गांधी को। तो ये फितरत है ना भारतीय जनता पार्टी की। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार जवाब ले लेता हूँ। अश्विनी शाही जी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों के। एक और चीज कहूंगा त्रिशूल जी, त्रिशूल जी कहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनकी बातें सुन रहा था मैं आप ही के चैनल पे। वो कह रहे थे कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं, आखिर में दाल में काला है। अगर राहुल गांधी जाए और ईडी के सामने अपनी बातों को रख के क्यों नहीं जाना चाहते हैं, और दाल में काली दाल ये सब शगुफा दे रहे थे। अभी तो राहुल गांधी पेश हो गए हैं, राहुल गांधी गए ना। अगर सच को आप झुठला नहीं सकते, सच जो है वो कभी नहीं हारता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है, न झुकेंगे न डरेंगे। हम सावरकर नहीं है जो बार बार माफी मांगेंगे। हम जो है हम गांधीवादी हैं। हम हमेशा असत्य के खिलाफ, झूठ के खिलाफ खड़े होंगे और हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं, हम इन अंग्रेजों के पिट्ठुओं से भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बहुत शानदार। अश्विनी शाही जी, देखिए कांग्रेस आज पूरे जोश में है। देखिए त्रिशूल जी, जोश बहुत बढ़िया, जोश कम से कम रहे तो आपके सामने अभी देखिए रत्नाकर भाई बड़े बढ़िया से कह रहे थे हम सावरकर नहीं हैं, हम राहुल गांधी हैं, बार बार माफी नहीं मांगेंगे। चलिए आपने सदन में माफी मांगा ही मांगा, आप अग्रसर हैं। जो आप वीर सावरकर की तुलना करना चाहते हैं तो वीर सावरकर तो कभी बन नहीं पाएंगे। 1 किलोमीटर जो है नदी आप नहीं तैर पाएंगे, कि वो अलग बात है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन माफी मांगने का सिलसिला आपने चालू कर लिया है। गंगा किनारे वाला के नारे के बाद आपने माफी मांगा था और माफी अभी मांगने में अभी बहुत दिन है, बहुत अभी देखते रहिए। दूसरा चीज, मैंने बहुत ही पॉइंटेड 3-4 बातें कही है, रत्नाकर जी ने उसको गोल मोल घुमाया है, उस पर कहीं कोई टिप्पणी नहीं किया है। ये देश भर घुमाते रहे, ये हुआ वो हुआ, ऐसे किया गया, वहां पर उनका यूज ऐसे किया गया। चलिए ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, अगर कर चोरी नहीं है, 2011 में हमारी सरकार नहीं थी, सरकार इनकी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके सब इनका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन्होंने एक रिटर्न फाइल किया, माननीय राहुल गांधी जी ने 64 करोड़ रुपए का, 64 लाख रुपए का, सॉरी 64 करोड़ नहीं 64 लाख रुपए का। उसमें
इन्होंने यंग इंडिया के डायरेक्टरशिप का कोई जिक्र नहीं किया। उस समय रीअसेसमेंट करने की बात आईटी डिपार्टमेंट ने किया इनके, क्योंकि आईटी के हिसाब से इस पर उनका टैक्स 154 करोड़ रुपए बन रहा था। ये भाई साहब लोग चले गए, कांग्रेस के लोग कोर्ट चले गए। क्यों रीअसेसमेंट के लिए कोर्ट ये लोग गए? पहली चीज, सरकार इनकी हमारी नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला था। आईटी डिपार्टमेंट तो इनका था भाई, भारतीय जनता पार्टी का तो था नहीं। आपको वहां पर क्या साबित करना था? इनकम टैक्स को कहते कि भाई ये गलत हो रहा है, ये कोर्ट जाकर उस मुद्दे को बढ़ाया इन्होंने, कुछ नहीं किया। कोर्ट ने भी उसको जो है वहां पर एक आदेश जारी किया कि इसमें हाई कोर्ट ने बाद में उसी मामले पर एक आदेश दिया 2019 में आकर कि एएलजी पर राहुल गांधी सोनिया गांधी का गैर कानूनी संपत्तियों का हथियाने का इरादा बनता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हाई कोर्ट का 2019 में बयान आया। अगर ये सब चीजें चल रही हैं तो, और राहुल गांधी बहुत अच्छा काम किए हैं, गए हैं, और मैं रत्नाकर भाई को बता दूं कि 3 घंटे की पूछताछ के बाद दोबारा गए हैं अभी। अश्विनी जी, फिर दूसरे अश्विनी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम सीधे चलेंगे अश्विनी शाही के पास। अश्विनी जी, कांग्रेस तो जवाब दे रही है, लेकिन आप जवाबों के सामने इतने बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि उनका जवाब छोटा पड़ जाता है हर बार। देखिए, जो तथ्य है वही मैं बोल रहा हूँ, तथ्यों के अलावा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक अब जैसे देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला ले लीजिए, 2012 में उठा था, 10 साल से उसमें प्रेस नहीं चल रहा था। ये सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम का उल्लंघन है, इसको सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठाया। इन लोगों ने लीज पर लिया था, दिल्ली की जो संपत्ति थी लीज का, और रेंट अपने कमा रहे थे, उसमें करोड़ों की का जो है इनका रेंट आ रहा है। ये लोगों ने, लीज भी खत्म होने वाला था उस समय, तो लीज का बहुत से मामले बनते हैं, ऐसा नहीं है। अब 154 करोड़ का जो मैंने अभी वो किया, वो भी एक मामला बनता है। इन लोगों ने, आप बताइए, मैंने स्पष्ट रूप से रत्नाकर जी से यही सवाल पूछा था कि भारत के संविधान के हिसाब से कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, प्राइवेट फर्म को आप लोन नहीं दे सकते हैं, और देना तो दूर, दे के इन्होंने माफ भी कर दिया। ये किस उसमें आता है? क्या जुर्म है कि नहीं है? कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस 90 करोड़ के एवज में इनको 10,000 करोड़ की संपत्ति मिल रही थी, और वो संपत्ति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, 5,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने खड़ी की थी, वो कहाँ गए? औने पौने दाम पर उनके शेयर कैसे लिए गए? ये सब जांच का विषय है, और बहुत बड़ा, अभी आप देखते रहिए, एक एक जांच करके ये इतना बड़ा मामला ये और आगे आएगा। ये लोगों का चिल्लाना बंद, लोगों का हल्ला करना बंद हो जाएगा। दिलीप यशवर्धन जी, चलिए आप, रत्नाकर जी। जी त्रिशूल जी, कुछ आप उंगली उठा के कुछ कहना चाह रहे हैं अश्विनी शाही? हाँ, मैं यही सुन रहा था अभी। आज तो पूरा हाथ उठाया हुआ है आपने, आज तो बिल्कुल भौकाल मचाया हुआ है सड़कों पर। नहीं, देखिए, ये जरूरी है लोकतंत्र में, अगर कहीं पे भी कोई चीज जो तानाशाही रूप में अगर सरकार करती है, अगर किसी भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, तो संपत्ति आपने दबा ली और सब पूरा देश ये तो देखिए क्या है, मैं उसी पे आना चाह रहा था, इसीलिए मैंने हाथ उठाया। पहली चीज मैं यही कहूंगा कि अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं तो कंफ्यूज कर दीजिए। जो हमारे मित्र अश्विनी शाही वही करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारी चीजें जो है हमने आरोप लगा दिया, तो अब ये कन्विंस, उसकी बातों को जो है खंडन तो कर नहीं सकते, तो ये कंफ्यूज कर देते हैं। अभी ये प्रवर्तन निर्देशालय का मामला है, जो आपने प्रश्न उठाया है, ईडी ने शायद वही प्रश्न वहां पे उठाए रहेंगे, मेरा मानना ऐसा है। और राहुल गांधी जी ने किस प्रकार जवाब दिया रहेगा, क्या जवाब दिया रहेगा, ये तो सब अंदरूनी मामला है, और वो जब भी चीजें सार्वजनिक होगी तो उस पर कोई वक्तव्य दे सकते हैं हम। देखिए, आज मैं त्रिशूल जी ये कहूंगा, आज देश किस तरफ जा रहा है,
आज नया भारत क्या है, मैं आपको नया भारत बता देना चाहता हूँ। आज नफरत फैलाई है देश में, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है सरकार की। वही लोकतंत्र की परिभाषा हो जाती है। और सुनिए, और वही लोकतंत्र के खिलाफ, वही जो नफरत के खिलाफ अगर आप सड़कों पे उतर जाएंगे तो आप अपराधी बन जाएंगे। आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा, आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मीडिया का क्या हाल है? एक बात सुनिए भाई, सुनिए रत्नाकर जी सुन लीजिए। देखिए, सुन लीजिए, तमाम मुस्लिम उलेमाओं मौलानाओं से बात कर रहे हैं हम लगातार, और हर एक शख्स ये बात कह रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो भी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, देश की संपत्ति को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम हर एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं और हर एक व्यक्ति ने जवाब दिया। तमाम बड़े बड़े उलेमाओं मौलानाओं ने ये जवाब दिया, और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में की गई। ये अगर देश की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को उसकी वकालत करनी चाहिए, उसकी हिमायत करनी चाहिए। जहां तक हम बात कर रहे हैं, मुझे समय दीजिएगा, मैं आपकी बात का जवाब। कांग्रेस यही करती आई है भाई साहब, अभी तक तो क्या करेगी? रत्नाकर जी भी वही आगे बढ़ा रहे हैं। सुन लीजिए, ये ऐसा क्यों है? जब देश भर में कोई भी सांप्रदायिक घटना होती है तो उस घटना के बाद बुलडोजर तंत्र चालू हो जाता है। क्या इस देश में? अरे देखिए, नहीं रत्नाकर जी ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, अब आपको नहीं, इसमें जरूर टोकूंगा। मैंने अभी तक बीच में नहीं बोला है, लेकिन एक लाइन से स्पष्ट कर देता हूँ, फिर आगे बोलिएगा। एक लाइन से स्पष्ट करता हूँ, फिर आप बोलिएगा। सांप्रदायिक घटना ये नहीं थी, ये घटना थी शांति दूत चले गए थे नमाज पढ़ने और निकले बाहर, तो उनकी सुरक्षा में खड़ी हुई पुलिस, दूसरा कोई वर्ग नहीं था, उन पुलिस के ऊपर इन लोगों ने हमला किया। जहां भी हुआ कोई सांप्रदायिक घटना नहीं थी, कोई दूसरा पक्ष नहीं था, और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, और कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति यहाँ पर झलकती। और नेशनल हेराल्ड से इसका कोई जुड़ाव नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं। कोई मतलब नहीं है नेशनल हेराल्ड से इसका। मैं जवाब दे दूं? जी रत्नाकर जी देखिए, नेशनल हेराल्ड से मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रश्न आता है वो जरूर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से कनेक्टेड है। देश के जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ये तो अब आप ये कह रहे हैं, तो मैं तो ये तो 2 दिन से पूछ रहा हूँ भाई। मार्च निकाल रहे थे तो बेरोजगारी पे निकालते, महंगाई पे निकालते, बीजेपी ने जो इतना काम किया हुआ है हिंदू मुस्लिम किया उस पर निकालते। आप तो गांधी परिवार को संरक्षित करने के लिए निकाल रहे थे मार्च, यही तो पूछ रहे हैं हम। देखिए, मार्च हम लोग हमेशा निकालते हैं, और हमेशा सरकार जब इस तरह के काम करती है जिससे कि जनहित की भावनाओं को ठेस पहुंचता है, या इस तरह का महंगाई बढ़ाती है, चाहे बेरोजगारी बढ़ रही है, चाहे जो भी चीजें होती है, हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मीडिया ट्रायल जो आज के संदर्भ में आज जो परिस्थितियां हो गई है, उसमें मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है, और वो सारे मुद्दे गौण हो गए हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज वही मुद्दे सिर्फ मीडिया में भी, मैं सारे मीडियाओं को दोष नहीं देना चाहता, यहाँ रोका हमने, लेकिन यहाँ मैंने तो बार बार कहा आपसे। नहीं सुन, तो मैं आपको उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ विशुल जी। मैं एएनबी चैनल को उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एएनबी चैनल हमेशा से जो सच्चाई है वो दिखाती आ रही है। मैं हमेशा से धन्यवाद का पात्र है आप सभी मीडिया ग्रुप। मैं दूसरे चैनल्स का जो बात करना चाहता हूं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जो लोगों के बहुत सारे व्यूज रहते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से वो वही फुटेज दिखाते रहते हैं बार बार, जिससे कि सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। क्यों वही चीजें बार बार दिखाते हैं? क्यों नहीं आप डिबेट कराते हैं महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर? क्यों नहीं आप डिबेट कराते हैं गिरती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर? क्यों नहीं आप डिबेट कराते हैं किसानों का जो एमएसपी नहीं मिल रहा है उसके ऊपर, सरकार की गलत दे तो दिया अभी, खरीफ की फसलों पर 17 फसलों पर एमएसपी दे दिया ना, बढ़ा तो दिया अभी नहीं, बढ़ाया है, लेकिन एमएसपी जो है कॉस्ट, आप इस पर भी डिबेट रखिए त्रिशूल जी। नहीं, मैं कर चुका हूँ डिबेट रख लीजिए अश्विनी जी, मैं कर चुका हूँ इस पे। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो केंद्रीय एजेंसियों को सियासी चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को मनोबल नहीं टूटता होगा
जो ये पूछताछ कर रहे हैं, कहीं नहीं लगता होगा उनको कि देश के लिए जो काम किया जा रहा है उस पर सियासी चक्रव्यूह क्यों चलाया जा रहा है? लगता नहीं है कि इस पर रोक लगनी चाहिए? अधिकारियों के मनोबल टूटने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि अधिकारियों को इन बातों की आदत है। इस देश की राजनीति को अधिकारी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो ये जानते हैं कि हर राजनीतिक दल हर मामले का राजनीतिक फायदा लेना चाहता है और उनके ऊपर ये इल्जाम हमेशा लगता आया है। जब यही कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस पे भी इल्जाम लगते थे। एक जो 75 में इमरजेंसी का दौर आया था तब तो ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि इस देश की वो सत्ता पे काबिज हैं, अकेले हैं, उन्हीं की सत्ता चल रही है। तो ये समय समय पर हमेशा होता रहा है और अधिकारी वर्ग इन बातों से पूरी तरीके से वाकिफ होता है और सरकार के दबाव में काम करता है। ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार के दबाव में काम नहीं करता है। सरकार के दबाव का मतलब अनड्यू प्रेशर उसको नहीं कहा जाता है, बट यस डिस्पोजल के लिए सरकार का प्रेशर होता है क्योंकि सरकार को रिजल्ट देना होता है। अब उस प्रेशर को जो अपोजिशन होता है वो हमेशा पॉलिटिकल माइलेज के दूसरे वे में प्रेजेंट करता है। मैं यहाँ सत्ता और विपक्ष की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो यही काम कांग्रेस कर रही है। सरकारी अधिकारियों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है डिस्पोजल देने का, स्पीडिफाई करने का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जांचें होती हैं जहां पर टाइम बाउंडेशन होती है। कभी कभी कोर्ट भी लिमिट कर देता है कि विद इन दिस पीरियड इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी ही करनी होती है। अभी शाही साहब ने एक कमेंट दिया था कि राहुल गांधी जी का रिटर्न था वो रीअसेसमेंट के लिए स्क्रूटनी में आ गया तो राहुल गांधी जी कोर्ट क्यों चले गए। तो ये देखिए जुडिशियल प्रोसेस है, इस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार शाही साहब आपको नहीं है कि वो कोर्ट क्यों चले गए। ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान दिया हुआ है कि अगर आपको, क्योंकि रीअसेसमेंट जो है वो टाइम लिमिटेशन के बाद होता है। नॉर्मल असेसमेंट का टाइम इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है। रीअसेसमेंट डिपेंड करता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस के ऊपर और वो सर्कमस्टांसेस अक्सर गलत भी होते हैं। आपको अभी याद हो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है सेक्शन 148 और 148A को लेकर के, जिसमें देश की 9000 नोटिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। ये वही सेक्शन है जो रीअसेसमेंट की पावर देता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज को और एसएससी के पास हमेशा ये ऑप्शन रहता है कि वो उस रीअसेसमेंट प्रक्रिया के खिलाफ कोर्ट चला जाए, रिट में चला जाए और ये हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया है। तो कोई व्यक्ति किसी कानूनी प्रक्रिया को क्यों ऑप्ट करता है इस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। रत्नाकर जी सुन लिया होगा आपने दिलीप यशवर्धन को। देखिए त्रिशूल जी, मैं पिछला जो आप डिस्कशन चल रहा था उसमें एक चीज मैं जिक्र करना रह गया था जिसको आप कह रहे थे कि चलो वो करके फिर ये जो सुनाया आपने इसके बारे में विश्लेषण बताना। आप जो दिलीप यशवर्धन जी बता रहे थे उनके वो बात को बताना। आप बताइए। दिलीप जी ने तो रत्नाकर भाई को थोड़ा सा मजबूत भी किया, करने की कोशिश की। जी 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 हाँ चलिए बताइए। बढ़िया। देखिए क्या है, आज की परिस्थितियां ऐसी है कि सरकार जो है, एक पहले कहा जाता था कि सीबीआई एक सरकार का तोता हुआ करती थी, लेकिन आज जो है ईडी को ले लीजिए, एनआईओ को ले लीजिए, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं ये सब सरकार का तोता हो चुकी है और ये राजनीतिक हथियार के रूप में सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा करती आ रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार सारे लोगों का मुंह बंद करने के लिए, आवाज दबाने के लिए इस तरह की एजेंसियों का प्रयोग कर रही है। आप कितना भी इस तरह की एजेंसियों का आप कर लीजिए, दुरुपयोग कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी आवाज उठाती रहेगी, राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आप सारे आरोप लगा रहे थे, मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई साहब आप लोग उस चीजों का क्यों नहीं आप जांच करा रहे हैं? आज ईडी का आप तो नोटिस भेज रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन, जब राम जन्मभूमि क्या जो जमीन थी वहां पे, वो 2 करोड़ की चंद मिनटों में 1800 करोड़ की हो जाती है। तो उसके ऊपर जांच आप तो नहीं करा, सॉरी 1800 नहीं 180 करोड़ की, 18 करोड़ की, 18 करोड़ 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती लग जाएगा वो तो। उसकी जांच भी जरा आप करा लीजिए। और दूसरी चीज, 60 करोड़ का राफेल जो है वो 500 करोड़ का हो जाता है, उसकी भी जांच आप क्यों नहीं कराए? आपने पेगासस जैसे
स्पाईवेयर जो होता है, जिसका एक आपने एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में जो स्पाईवेयर आप लाते हैं इस देश में, तो आतंकियों के खिलाफ होना चाहिए था जिस स्पाईवेयर का इस्तेमाल, और देशद्रोहियों के खिलाफ होना चाहिए था। उसका जो इस्तेमाल आप लोग नेताओं के लिए करते हैं, जो भी है अधिकारियों के लिए करते हैं। तो आप इन सब चीजों की जांच कब कराएंगे? आप नेशनल हेराल्ड की तो जांच करा रहे हैं, राहुल गांधी के नहीं, मैं आपसे एक सवाल सुनिए रत्नाकर जी, ये आवाज दबाने की बात कहाँ आ गई? इसमें एक नोटिस भेजा है, जवाब उसका दे दीजिए। कौन सा कोई ताला लगा दिया है मुंह पर? कौन सा बोलने से रोक दिया है? कौन सा ये नोटिस थोड़ी दिया है कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता बोलेगा नहीं, पदाधिकारी आवाज नहीं उठाएगा? भाई नोटिस भेजा है, जवाब दे दो, बाद में लड़ते रहो लोगों के लिए, लेकिन लड़ाई आपकी अपने लिए है, लोगों के लिए कहाँ है? अब सुनिए त्रिशूल जी, ये क्या है? ये नोटिस भेजते हैं, आप देख रहे होंगे 2 दिन से तो आप डरते क्यों हैं? वही चल रहा। आप क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी जी गए हैं ना, डर कौन रहा है? राहुल गांधी जी तो गए हैं। सुनिए, तो आप तो कह रहे हैं ना डरेंगे ना झुकेंगे, ये कहाँ कहने की जरूरत पड़ गई? नहीं, हम लोग ना डरेंगे ना झुकेंगे। तो आप ये कहते हैं कि भाई हम तो जाएंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो आप तो ये कहते हैं लड़ेंगे जमकर लड़ेंगे, आप डरेंगे झुकेंगे कह दिया आपने। तो न लड़ेंगे ना, अरे आप क्या न लड़ेंगे ना झुकेंगे, आप समझिए बात। न लड़ेंगे ना डरेंगे, न लड़ेंगे ना झुकेंगे, दोनों काम करेंगे। क्या भाई रत्नाकर जी, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा मामला आज जवान आपका जो है आपके शरीर का साथ नहीं दे रही आज है। पूरा जोश लगा दिया भाई, सुबह से लगा हुआ है पूरा जोश। ना डरेंगे ना लड़ेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे। नहीं, अगर मैं इस तरह का मेरे मुंह से निकला कोई अगर शब्द, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब आज मुझे और रत्नाकर भाई दिख नहीं रहे हैं कहीं। जो इनके में जोश हुआ करता था, जो वाणी इनकी निकलती थी, आज कहीं ना कहीं लड़खड़ाहट है, डगमगाहट है, वाणी इनके शरीर का साथ नहीं दे रही है। वो रत्नाकर जी देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि भाई ये जो लड़ाई है ना, दरअसल ये लड़ाई सच में जनता के लिए होनी चाहिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बने रहिए, आप नागरिक भी हैं, इस देश के जागरूक नागरिक भी हैं, लेकिन जो लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है वो लड़ाई बहुत ज़रूरी है, और वो शायद लड़ने में कांग्रेस अभी कामयाब नहीं हो पा रही है। रत्नाकर सिंह जी, नहीं देखिए, कांग्रेस लड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं है। देश के मुख्य मुद्दे हैं, जो उन मुद्दों से पे लड़ाई हमारी निरंतर जो है जारी है, और हम सड़क से संसद तक वो सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो सबसे ऊपर हेराल्ड आ गया ना, सबसे ऊपर हेराल्ड आ गया। इस तरह महंगाई नीचे चली गई, बेरोजगारी नीचे चली गई। नहीं, बीच में इस तरह से इनका प्रयास रहता है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की चीजें, और आप भटक जाते हो। जिससे कि जनता आप का ध्यान भटक क्यों जाते हो भाई? ये सबसे बड़ा सवाल है, आप क्यों भटक जाते हो? ये तो भटकाते हैं आपको। अगर आप आज अकेले जाते, मैंने कहा ना अश्विनी शाही जी को, मैंने अश्विनी शाही जी को कहा, सुनिए आप, मैंने कहा अश्विनी शाही जी को कि अगर राहुल गांधी अकेले जाते तो आप कहते चोरों की तरह चले गए, और इतने लोगों को लेके गए तो आप कह रहे हैं कि भाई गलत जगह आंदोलन कर रहे हैं। मैंने तो कहा आपके सामने, कहा कि नहीं कहा, बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने कहा है। मैं एक चीज यही कहूंगा, सुनिए, कि अगर ईडी का नोटिस आता है कहीं पे भी, अगर किसी के कोई नोटिस मिलता है, तो उस नोटिस का जवाब, नोटिस तो जाना तो पड़ेगा। ईडी के नोटिस में ये कहाँ लिखा है कि आप कांग्रेस जनता के मुद्दों के लिए नहीं लड़ेगी, जनता के लिए नहीं बोलेगी? वो तो स्वतंत्र है, लड़ाई लड़िए आप, लेकिन महंगाई पे लड़िए भाई, बेरोजगारी पे लड़िए। आज पता है आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे पुलिस के बैरिकेड के सामने? अपने नंबर बढ़वाने के लिए पुलिस वालों से बहस कर रहे थे, बताइए। नहीं, सुनिए त्रिशूल जी, आज आप देखिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं कि जो आज हमारे शीर्ष नेताओं को जो इन लोगों ने गिरफ्तार करने का काम किया है, तो आप किसी की आवाज को दबा, आप चाहे जितने भी बड़े नेता ले लीजिए, दिल्ली में आज पूरे जेल भर गए, उनको दूसरे दिल्ली से बाहर ले जाकर उनको शिफ्ट करना पड़ा लोगों को। तो आखिर में आप लोगों को गिरफ्तार करके ये क्या संदेश दे रहे हैं? आप यही संदेश दे रहे हैं ना कि जो है
आपकी आवाज को हर हमेशा कुचल दिया जाएगा। तो आप जितना हमको कुचलने की कोशिश करेंगे, हम उतनी प्रखरता से उठेंगे और उतनी प्रखरता से जवाब देंगे। सुन रहे हैं अश्विनी शाही जी, सुन रहे हैं आप? जी जी जी, जवाब दिया जाएगा सुन लिया हमने। आपको, और प्रखरता से दिया जाएगा, मुखरता से दिया जाएगा। और अगर आप कांग्रेस मुझे की जवाब आवाज को दबाएंगे तो कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतरेगी। सुन लीजिए आप। देखिए त्रिशूल जी, बहुत स्पष्ट बात है कि हमें जवाब चाहिए कहाँ? जवाब चाहिए ईडी को जवाब देने राहुल जी गए हैं। सोनिया जी अब अस्वस्थ है, वो अस्वस्थ ठीक होने के बाद वो जाएंगी, तो ये लोग जवाब देंगे। वहां क्लीन चिट मिलता है कि सजा मिलती है कि केस चलता है, ये ईडी तय करता है। ये हम लोगों का क्या? हम लोगों का तो अगर ये एक विपक्ष के रूप में विरोध करें, सड़कों पर उतरे, तो स्वागत है उसका। और इन्होंने कहा कि अभी हमारे भारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और वो किया गया। भाई, तो जो भी बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ेगा, जब 144 लागू है उसको भी तोड़ेंगे आप लोग, तो वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो कि किसी को निरुद्ध करके और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। निरुद्ध करने का मतलब होता है कि वहां न जाने देना। और सारे बड़े नेता, अभी तो पता नहीं अधीर रंजन चौधरी जो यूएन जा रहे थे, उनका जॉ लाइन में कुछ गड़बड़ हो गया है, वहां पर भी वो दर्ज करा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, कहीं धक्का मुक्की तो हुई नहीं। आपने अभी बताया बघेल साहब वहां पुलिस वालों से झड़प रहे थे, तो जबकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सारी पुलिस उनके अधीन है। तो बड़ा ही विडंबना ये है कि अगर आपकी जांच हो रही है तो उस पर एक हल्ला क्यों क्रिएट किया जा रहा है। और मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था रत्नाकर भाई से कि क्या संविधान के रूप में अगर एक राजनीतिक दल किसी को चंदा वो लोन नहीं दे सकता है तो आपके दल ने क्यों दिया? तो यहाँ ना बताइए आप, ये आप वहीं बता दीजिए। सुन लीजिए अश्विनी जी, आप ये कह रहे हैं कि लोन दिया हमने। आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि हमने लोन दिया है? आप तो ये सुनी सुनाई बातें ये एविडेंस जो है माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने पेश किया है। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी आप ही के नेता है ना? आप ही के नेता? नहीं, वो किसी के नेता नहीं है, वो किसी के नेता नहीं है। सुनिए, वो किसी के नेता नहीं है भाई, वो बीजेपी का भी रायता फैलाते रहते हैं। सुनिए रत्नाकर जी, वो किसी के नेता नहीं है, वो बीजेपी का भी रायता फैला सकते हैं कभी भी, मैं आपको बता दूं। रहते ही हाँ, वो देखिए, अभी वो क्या रायता फैलाते हैं वो अलग विषय है। विषय ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में आप सत्यता कितनी है ये तो जांच का विषय है ना। आप सही बोल रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज दबाने की बात कहाँ इसमें आ गई है कि कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही है? तो नोटिस है, जवाब दे दें, फिर अपना काम करें, जनता की लड़ाई लड़ी जाए। इसमें आवाज दबाने की देखिए, मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस सही है, मतलब कि कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी जी सही है और इस केस में उन्हें कोई खतरा नहीं है और सारी चीजें उनके फेवर में है, तो ये तो इनके लिए अच्छा है। इनको अपनी आवाज उठाने का और मौका मिलेगा, क्योंकि अगर केस इनके फेवर में चला गया तो ये जनता के सामने बहुत बेबाकी के साथ इस बात को लेकर के आ सकते हैं। तब ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, ये पपेट का काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी देश भावना से इनको इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सारी बातों का क्रेडिट लेने के लिए ये जरूरी है कि राहुल गांधी जी अपने आप को निर्दोष साबित करें, और ये जो एविडेंसेस उनके खिलाफ दिए गए हैं वो गलत साबित हो जाए। सुब्रमण्यम स्वामी भले ही भाजपा के नेता हो, वो यहाँ ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोर्ट इस बात पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है कि ये भाजपा के नेता है कि ये विपक्ष के नेता हैं। वो तो सबूतों पे बात करता है। इस देश में कानून डिफाइंड है, उस कानून की बाउंड्रीज में अगर कोई बात कही जा रही है और सपोर्ट में कोई एविडेंस दिया जा रहा है तो आपकी बात मानी जाएगी, नहीं तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये कार्यवाही अगर हो रही है और आपको डर नहीं है इस बात का कि आपके खिलाफ कुछ हो सकता है, या आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो लॉ का वायलेशन कर रहा है, और आखिरी में आपको क्लीन चिट मिलनी ही मिलनी है, तो फिर निष्पक्ष होकर, फिर निश्चिंत होकर के आप अपनी कार्यवाही में सहयोग करिए। और ये धरना प्रदर्शन क्यों? अगर आप सही हैं तो धरना प्रदर्शन क्यों? आप क्योंकि देखिए, जो प्रक्रिया है धरना प्रदर्शन से, जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया नहीं बदलेगी। चीजें उलझ सकती हैं, डेफर हो सकती हैं, डिलेड हो सकती हैं,
लेकिन उनका तरीका नहीं बदलेगा। तरीका जो जांच एजेंसियों का जो तरीका है वो तरीका वही रहेगा, अब हो या 6 महीने बाद। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप कहीं से भी गलत नहीं हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप जांच एजेंसियों को सहयोग करें और अपने आप को सही साबित कर दें, और फिर उसके बाद सड़कों पे उतरें, डबल पावर के साथ उतरें। तो जनता भी इस बात का समर्थन आपको देगी कि आप गलत नहीं थे, और सत्ता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आपको दबाने की कोशिश करी। पहले उतर गए आप सड़कों पर, फैसला बाद में आएगा। मेरे हिसाब से पहले उतर गए, मेरे हिसाब से पहले उतर गए। रत्नाकर जी, मैं त्रिशूल जी, देखिए बात पहले या बाद में उतरने की नहीं है, बात ये है कि जो अभी हमारे नहीं टाइमिंग गलत है आपकी, ये कह रहे हैं दिलीप। वो तो उसका हाँ टाइमिंग गलत है, ये इनका सोच है। लेकिन आज जो ये कह रहे थे कि प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और अगर निर्दोष है तो वो निर्दोष साबित करे अपने आप को, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो प्रक्रिया के तहत हो रहा है। राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया, वो गए वहां पे, अपनी बातों को रखे और वो निश्चित रूप से निर्दोष साबित होंगे। वो तो ठीक है भाई, दिलीप यशवर्धन जी कह रहे हैं टाइमिंग गलत है आपकी, और बीजेपी इसीलिए खुश है। आप देखिए अश्विनी साई जी को, वो अंदर से बहुत खुश हो रहे हैं कि ये टाइमिंग वाकई में गलत है इनकी, समझ में आ गई इनको तुरंत ये बात। अभी टाइमिंग गलत है ये मैं नहीं कहूंगा। टाइमिंग ये हम लोग आज प्रदर्शन धरना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं। चलिए समय समाप्त हो रहा है, मैं अश्विनी साई जी से जवाब लेता हूँ। अश्विनी जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसीलिए कि वाकई में टाइमिंग गलत है। दिलीप यशवर्धन जी जो कहा बात समझ में आ गई आपको? देखिए, ये कांग्रेस कुछ भी करती है, इस समय कांग्रेस के दिन खराब चल रहे हैं, तो कुछ भी करेगा, कहीं कदम रखेंगे तो वहां पर जो है वो गड़बड़ ही होगा। तो वही ये लोग कर रहे हैं क्योंकि समय इनके विपरीत है। देश की जनता ने इनको नकारा है। आज जो है इतनी जांच का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जो पिछले कुकृत्य किए हुए हैं। मेरा मानना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, अगर वो जांच कर रही है तो उसके ऊपर, संस्था के ऊपर भरोसा रखिए और संस्था को अपना काम करने दीजिए। अगर वो कुछ पूछती है तो जवाब दीजिए। बाकी दिलीप भाई ने जो कहा, लेकिन स्पष्ट रूप से वो चीज है, ये अच्छे दिन और खराब दिन के हैं तो जनता के सामने जाइए। लेकिन ये अच्छे दिन और खराब दिन के बीच में ही तो उलझी हुई है जनता सारी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, रत्नाकर सिंह जी, अश्विनी साई जी, दिलीप यशवर्धन जी। ये अच्छे दिन और ख़राब दिन के बीच में जनता जो उलझी हुई है, शायद उसके हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। बुलंद उनकी आवाज़ हो रही है जो जनता के हक़ की नुमाइश करके अपना हित साध रहे हैं। लेकिन ये आवाज़ कब बुलंद होगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।